कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी उथल पुथल बंद कमरे में नहीं बल्कि एक साधारण से हाथ मिलाने से शुरू होती है। कैमरे चमकते हैं, नेता मुस्कुराते हैं, बयान जारी होते हैं और लगता है कि ये बस एक और डिप्लोमेटिक मूवमेंट है। लेकिन उसी पल दुनिया के किसी और कोने में किसी फैक्ट्री का मालिक चुपचाप अपनी मशीनें बंद कर देता है। किसी छोटे व्यापारी के फोन की घंटी अचानक रुक जाती है और किसी देश के अखबार गुस्से से लाल सुर्खियां छापने लगते हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई ताजा फ्री एग्रीमेंट की यही कहानी है। दिल्ली और ब्रसेल्स में इसे भविष्य की जीत बताया जा रहा है, लेकिन अंकारा में यही डील बेचैनी, डर और गुस्से का कारण बन चुकी है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ लोग चुप हो जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना कमेंट, और शायद भारत माता की जय लिखने में भी हिचकिचाते हैं। अगर दोस्तों आपको सच में अपने भारतीय होने पर गर्व है, अगर आपके अंदर वो जोश है जो हर देशभक्त के अंदर में होना चाहिए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए भारत माता की जय, ताकि पूरी दुनिया को पता चले। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। तुर्की लंबे समय से खुद को यूरोप की सप्लाई चेन का अहम हिस्सा मानता आया है। कपड़े हो, स्टील हो, ऑटो पार्ट्स हो या घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स, तुर्की ने सालों तक खुद को एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित किया। यूरोप के लिए तुर्की सिर्फ एक पड़ोसी नहीं था, बल्कि एक सस्ता, तेज और रणनीतिक साझेदार था। लेकिन जियोपॉलिटिक्स कभी स्थिर नहीं रहती। दुनिया बदलती है, पावर सेंटर बदलते हैं और ट्रेड रूट भी। भारत पिछले कुछ सालों में सिर्फ एक बड़ा मार्केट नहीं रहा, बल्कि एक सीरियस मैन्युफैक्चरिंग पावर के तौर पर उभरा है। यही वो बैकग्राउंड है जिसमें इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सामने आता है। इस डील के बाद तस्वीर अचानक बदल जाती है। यूरोपियन कंपनियों को भारत का बाजार पहले से ज्यादा खुला दिखाई देने लगता है और भारतीय एक्सपोर्टर को यूरोप तक आसान पहुंच मिलती है। दोनों तरफ से इसे विन विन सिचुएशन बताया जा रहा है। लेकिन इसी विन विन के बीच तुर्की खुद को लूजिंग साइड पर खड़ा पाता है। इसकी वजह कोई नई दुश्मनी नहीं, बल्कि एक पुराना समझौता है। साल 1996 में तुर्की ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक कस्टमर यूनियन एग्रीमेंट पर साइन किया था। उस वक्त ये तुर्की के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक उपलब्धि मानी गई थी, लेकिन समय के साथ यही समझौता तुर्की के लिए जाल बन गया। इसी समझौते के तहत जब भी यूरोपीय यूनियन किसी तीसरे देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, उस देश का सामान यूरोप के रास्ते बिना ज्यादा रुकावट तुर्की के बाजार तक पहुंच सकता है। इस समझौते के तहत यूरोप जब किसी तीसरे देश से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, तो उस देश का माल यूरोप के रास्ते बिना ज्यादा टैक्स तुर्की तक पहुंच जाता है। लेकिन तुर्की को बदले में उस देश के बाजार में वैसी ही आसान एंट्री नहीं मिलती। अब इंडियन EU डील के बाद यही लूपहोल तुर्की को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। भारतीय सामान यूरोप के जरिए तुर्की तक रिलेटिवली आसान रास्ता पा रहा है, जबकि तुर्की का सामान भारत में उसी दर की छूट के साथ नहीं जा पा रहा। तुर्की के नजरिए से ये एक तरफा खेल है। यही कारण है कि इस वक्त तुर्की का मीडिया आग बबूला है। बड़े खबरें, बड़े अखबार, बिजनेस पोर्टल और टीवी डिबेट में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या यूरोप ने तुर्की को पीछे छोड़ दिया है? क्या भारत अब वो जगह लेने वाला है जो सालों से तुर्की की मानी जाती थी? तुर्की की चिंता सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं है, असली डर कंपटीशन का है। भारत की बड़ी आबादी, कंपैरेटिवली सस्ती स्किल लेबर और तेजी से बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तुर्की के लिए सीधा चुनौती बनता दिख रहा है, खासकर टेक्सटाइल, स्टील और ऑटोमोटिव जैसे सेक्टर में, जहां तुर्की खुद को मजबूत मानता रहा है। अब यूरोपियन बायर्स के सामने एक नया ऑप्शन है, वही सामान सस्ता, ज्यादा स्केल पर और लंबे समय के सप्लाई एश्योरेंस के साथ। तुर्की के छोटे और मीडियम एक्सपोर्टर को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है। बरसा और डेनीजली जैसे शहरों में छोटे कारखानों के मालिक बताते हैं कि बायर अब सवाल पूछ रहे हैं, क्या यही माल इंडिया में भी मिल सकता है? क्या कॉन्ट्रैक्टर क्विकली शिफ्ट भी हो चुके हैं? कोई हेडलाइन नहीं बनी, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन नुकसान शुरू हो चुका है। इस इकोनॉमिक चिंता के साथ पॉलिटिकल टेंशन ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। हाल के वर्षों में भारत और तुर्की के रिश्ते वैसे भी सहज नहीं रहे। पाकिस्तान को लेकर तुर्की का खुला रुख और कुछ इंटरनेशनल मंचों पर दिए
दिए गए बयान पहले ही रिश्तों में दूरी पैदा कर चुके थे। अब जब इंडिया को यूरोप के साथ इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक ट्रेड विन मिलती है तो तुर्की इसे सिर्फ इकोनॉमिक सेटबैक नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल लॉस के तौर पर देख रहा है। उसे लगता है कि ग्लोबल पावर बैलेंस में एक और पायदान नीचे खिसकने का खतरा सामने है। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प परत है ग्रीन ट्रांजैक्शन। यूरोप अपने कार्बन नॉर्म्स को लेकर सख्त है और इंडिया को भी इन शर्तों से पूरी तरह छूट नहीं मिली है, लेकिन डील में टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की बात है जिसे इंडियन कंपनीज फ्यूचर रेडी बनाने की कोशिश कर रही है। तुर्की को डर है कि अगर इंडिया इस ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग रेस में आगे निकल गया तो आने वाले सालों में यूरोप की सप्लाई चेन में उसकी रेलेवेंस और कम हो जाएगी। यानी खतरा सिर्फ आज का नहीं, आने वाले दशकों का है। तुर्की की बिजनेस कम्युनिटी अब अपने ही सरकार से सवाल पूछ रही है, क्यों आज भी एक ऐसा कस्टम यूनियन समझौता ढोया जा रहा है जो देश को फैसले की टेबल से दूर रखता है? क्यों यूरोप नए ट्रेड रूल बनाता है और तुर्की को बिना पूछे उन्हें अपनाना पड़ता है? 2026 के करीब आते आते तुर्की इस समझौते को अपडेट करने की मांग कर रहा है। एग्रीकल्चर और सर्विसेज को शामिल करने की बात हो रही है। डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी की मांग उठ रही है, लेकिन यूरोप की तरफ से कोई साफ संदेश नहीं मिल रहा। यही चुप्पी यूरोप को और बेचैन कर रही है। उसे लग रहा है कि ग्लोबल ट्रेड चेस बोर्ड पर चाल चल दी गई है और अब मोहरे धीरे धीरे उसकी जगह छोड़ रहे हैं। भारत के लिए ये डील इकोनॉमिक से कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। ये सिग्नल है कि इंडिया अब सिर्फ इमर्जिंग मार्केट नहीं बल्कि रूल शेपिंग प्लेयर बनने की कोशिश में है। वहीं तुर्की के लिए ये एक चेतावनी है कि पुराने समझौते के सहारे भविष्य नहीं चलाया जा सकता। अब सवाल ये नहीं कि इंडिया ईयू डील अच्छी है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या तुर्की समय रहते अपने ट्रेड स्ट्रेटेजी बदल पाएगा या फिर आने वाले वर्षों में यूरोपियन सप्लाई चेन में उसकी जगह सचमुच इंडिया ले लेगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।